बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हम बोरिंग कॉस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। स्टैंडर्ड तो हमने वैसे रीड कर लिया था, इसका समझ लिया था। अब हमें प्रैक्टिस ही करनी है और पासवर्ड की क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो FAR 2 यानी कि मॉड्यूल सी जिस वक्त था उसमें ऑटम 2009 की अटैम्प्ट थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था बोरिंग कॉस्ट का। और यहाँ से उस बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन के लेवल जो था वो चूंकि स्टैंडर्ड रिवाइज हो चुका था और रिवाइज होने के बाद जो लेवल बना था पेपर में इस टॉपिक का वो बहुत आला लेवल के क्वेश्चंस बनाए थे आई कैप ने। तो लिहाजा यहाँ से आपको चीज़ें देखनी और समझनी है और यहाँ से आपके सही मानों में क्या होंगे, पास पेपर शुरू होंगे और लेवल आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन September 1, 2008 on September 1, 2008 Spin Industries Limited started construction of its new office building and completed it on May 31st, 2009। ठीक है जी। कब भाई कंस्ट्रक्शन कब शुरू की उसने? सितंबर 1, 2008 को। तो यहां से जब कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुई इसका मतलब क्या हुआ, आपका सब्सटेंशियल पीरियड तकरीबन यहीं से शुरू हो गया है। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम यहीं से अज्यूम करेंगे, बाकी अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन था उसको हम कंसीडर करेंगे। तो 1 सितंबर से आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हुआ और आपकी बिल्डिंग, ये ऑफिस बिल्डिंग कंप्लीट कब हो रही है? मई 31 को। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट कब हो रहा है? 31 मई को। यस, जवाब दें। सब लोग बड़े जवाब दें। तो कितना कितना सब्सटेंशियल पीरियड जरा बताइए, कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? कितना है कंस्ट्रक्शन पीरियड? सितंबर से शुरू करें और मई पे, सितंबर से दिसंबर कितना वक्त हुआ? सितंबर से दिसंबर 4 महीने हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और जनवरी से मई तक कितना वक्त हुआ? 5 महीने। कुल मिला के टोटल कितना वक्त हुआ? 9 मंथ्स। तो अगर बीच में दिसंबर आता है और यानी अगर दिसंबर बतौर ईयर एंड आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सब्सटेंशियल पीरियड फिर फॉल करेगा दो मुख्तलिफ अकाउंटिंग पीरियड्स में। लेकिन अगर हमारा ईयर एंड 30 जून है तो फिर इसका मतलब क्या है, पूरा सब्सटेंशियल पीरियड फॉल कर जाएगा सेम अकाउंटिंग पीरियड में। यस और नो बोलिए। तो ये बड़ा देखना पड़ेगा आपको कि आपका सब्सटेंशियल पीरियड दो अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है या आपका सब्सटेंशियल पीरियड जो है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर जाता है। द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। और जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किए क्वालिफाइंग एसेट पर वो क्या क्या थे? सितंबर 1, 2008 10 मिलियन। तो 10 मिलियन रुपीस क्या किए आपने, स्पेंड किए उसी डेट पर जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। फिर नेक्स्ट पेमेंट कब होती है बेटा? दिसंबर 1, 2008 15 मिलियन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कब होती है? February 1, 2009 कितनी बेटा? 12 मिलियन। और लास्ट पेमेंट कब होती है? जून 1, 2009 यानी कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद 9 मिलियन। ठीक है जी। तो ये 9 मिलियन तो कैपिटलाइज होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है, भले ये कभी भी पे हो। एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, मतलब क्वालिफाइंग एसेट पर 10, 15, 12 और 9 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ। हमें तो इसके अलावा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना सीखनी है। यस और नो? तो क्या 10 मिलियन कैपिटलाइज होगा बतौर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? यस होगा। 50 मिलियन होगा? यस होगा। 12 मिलियन होगा? यस होगा। 9 मिलियन होगा? यस होगा। लेकिन क्योंकि 9 मिलियन की पेमेंट जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड खत्म होने के बाद हुई है, तो अगर ये पेमेंट हुई है जर्नल फंड से तो फिर इस 9 मिलियन के ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बोरिंग कॉस्ट बिलोंग करती है सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंशियल पीरियड से। तो ये 9 मिलियन तो कैपिटलाइज होगा लेकिन इस 9 मिलियन पर इनकर होने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। जवाब दें। क्या ये बात समझ में आती है? 9 मिलियन एक्सपेंडिचर, इस 9 मिलियन को फाइनेंस करने की जो कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी क्योंकि ये वो फॉल करेगी आउटसाइड द सब्सटेंशियल पीरियड। ठीक है जी। तो इतनी बात समझ में आती है सबको? चलें आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या कहता है, इन एडिशन टू द अबव पेमेंट SIL पेड fee of rupees 8 million on September 1, 2008
1 सितंबर 2008 को उसने 8 मिलियन फी पे की फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट अलाउइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उससे इन्होंने वर्क परमिट लिया है, तो ऑब्वियसली 8 मिलियन देकर उन्होंने अगर वर्क परमिट लिया है बिल्डिंग अथॉरिटी से, तो ये 8 मिलियन भी एक्सपेंडिचर है ऑन क्वालिफाइंग एसेट। तो इसका मतलब ये हुआ 1 सितंबर को जो आपकी जेब से अमाउंट जा रहा है, 10 मिलियन आप पे कर रहे हैं किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, और 8 मिलियन आप पे कर रहे हैं किसको, बिल्डिंग अथॉरिटी को। तो इसका मतलब क्या है, 1 सितंबर 2008 को क्वालिफाइंग एसेट पर होने वाला एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, 18 मिलियन। इसका मतलब आपकी जेब से 1 सितंबर को कितना आउटफ्लो हो रहा है, आपकी जेब से 1 सितंबर को कितना आउटफ्लो हो रहा है, 18 मिलियन का आउटफ्लो हो रहा है। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगली बात, द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। इस प्रोजेक्ट को हमने इन सोर्सेस के थ्रू क्या किया है, फाइनेंस किया। मतलब इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया इन सोर्सेस के जरिए। और ये सोर्सेस क्या हैं, देखिए, ऑन 1 अगस्त, डेट नोट कीजिए, लोन कब लिया आपने, लोन कब लिया आपने, जरा गौर करके बताइएगा सब लोग बेटा। डेट कौन सी आ रही है, 1 अगस्त। अच्छा जी, सब्सटेंशियल पीरियड कहां से शुरू है, 1 सितंबर से। तो अगस्त के मंथ का जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या अगस्त के मंथ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, नहीं, क्योंकि वो फॉल करता है सब्सटेंशियल पीरियड से पहले। तो भले लोन ले लिया हो, भले बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही हो, लेकिन लेकिन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज उस डेट से होती है जिस डेट से 3 पॉइंट्स क्या करते हैं, आपस में मैच करते हैं ना, कि नंबर 1, it borrows funds, it incurs the borrowing cost। ठीक है जी, और साथ साथ क्या है, एक्सपेंडिचर भी तो इनकर होंगे ना, जिस डेट से एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू होगा उस डेट से ही आपका सब्सटेंशियल पीरियड शुरू माना जाएगा। तो सारी बातें आपको बताई गई थी। तो अगस्त के मंथ की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, तो ऑन फर्स्ट उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस बना देंगे। ऑन 1 अगस्त 2008 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ ₹25 million was obtained specifically for the construction of the building. The loan carried markup of 12% per annum payable semi-annually. A commitment fee at 0.5% of the amount of loan was charged by the bank. बैंक ने हमें लोन दिया 25 मिलियन का, उस पे बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा 12% का। ये लोन हमने स्पेसिफिकली लिया है क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो लोन क्या हो गया, स्पेसिफिक लोन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, जवाब दे सब लोग बेटा। और बैंक क्या कर रहा है, बैंक ये कर रहा है कि हमें ये लोन सैंक्शन करते वक्त बैंक क्या कर रहा है, कुछ फी डिडक्ट कर रहा है 0.5%, आधा परसेंट, 1% का आधा, 0.5%। बैंक हमसे फी चार्ज कर रहा है 0.5%। समझे बात को। तो बोरिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट फी, याद है या भूल चुके हैं। तो ये भी बोरिंग कॉस्ट है और इसको भी कैपिटलाइज कर देंगे हम लोग। कमिटमेंट फी जो बैंक को हमने पे की है इसको भी हम कैपिटलाइज कर देंगे, यस और नो। अच्छा जी, कोई कैलकुलेट करके बताए कमिटमेंट फी कितनी बनेगी, 25 मिलियन का आधा परसेंट निकालिए,
25 मिलियन का आधा % निकालिए, 1,25,000। यस, 1,25,000 को रुपीज इन मिलियन में एक्सप्रेस कीजिए, 0.125 मिलियन। अच्छा जी, आप में से कोई है जो लोन लेने की एंट्री बना दे? जरा बताइए, जब हमें लोन मिला होगा तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? लोन के जरिए जो पैसे मिले उसकी एंट्री बना के दिखा दें आप लोग जरा। लोन सीधा का सीधा पूरा डेबिट कर दिया आपने CWIP के अंदर। लोन डेबिट हो जाएगा, मतलब यानी लोन के जरिए जो पैसे आ रहे हैं वो सीधा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट होंगे, या जब पैसे आएंगे जब वो खर्च होंगे तो हम उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट करते रहेंगे? हाँ, अमाउंट बताइए ना, अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना? अमाउंट से एंट्री पास कीजिए, कितने से डेबिट और कितने से क्रेडिट? जवाब दीजिए बेटा सब लोग। देखो बेटा, लोन तो क्रेडिट हो गया कितने से? 25 मिलियन से। ये जो बैंक डेबिट हुआ है ना, ये 25 से डेबिट नहीं हुआ। बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी फीस क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। बैंक डेबिट कैसे? पैसे ये बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, हमारी जेब से तो पैसे जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास 25 मिलियन भी आ रहे हैं और 0.125 तो फीस हमें मिल रही है, फीस हम दे रहे हैं बैंक को। तो इसका मतलब क्या है, बैंक जो हमें पेमेंट करेगा वो नेट ऑफ फी करेगा, मतलब जो फंड्स अवेलेबल होंगे वो फी माइनस करने के बाद होंगे। तो अगर 25 में से 0.125 क्या कर दें, माइनस कर दें, क्या बचेगा आंसर? 25 माइनस 0.125, क्या आंसर बचेगा? 24.875। ठीक है, और जो पैसे हमें नहीं मिले वो क्या है हमारे लिए? वो कमिटमेंट फी है, और कमिटमेंट फी डेबिट कितने से? 0.125 से। यानी मतलब क्या हुआ, जब ये लोन जनरेट हुआ तो फंड्स 25 मिलियन के अवेलेबल नहीं हुए। जो फंड्स अवेलेबल हुए उसमें से बैंक ने क्या कर दिया, अपनी फीस डिडक्ट कर ली। आप चाहें तो इसको दो एंट्री में बना लें, बैंक डेबिट 25 मिलियन से, लोन क्रेडिट 25 मिलियन से। फिर आपने बैंक को फीस पे की तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 0.125 से, और कमिटमेंट फी डेबिट हो जाएगी 0.125 से। आप उसको दो स्टेप में बना लें। तो बैंक अगर हमसे चार्जेस ले रहा है तो बैंक जो हमें अमाउंट सैंक्शन कर रहा है वो उसमें से डिडक्ट कर लेता है। यानी बैंक ने हमें 24.875 मिलियन के फंड्स अवेलेबल किए, लेकिन हम पर लायबिलिटी कितने से क्रिएट हुई? 25 मिलियन से। तो लायबिलिटी ज्यादा है, फंड्स कम है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बैंक ने फी चार्ज किया, और ये फी भी हमारे लिए बोरिंग कॉस्ट है, इसको भी हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रिकॉग्नाइज कर लें। यस और नो बेटा, बात समझ में आती है यहाँ तक? आप लोग जवाब दें।
तो ये फंड्स हमारे पास कब अवेलेबल हुए? फर्स्ट अगस्त को। अब ख्याल रखिएगा, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। द लोन कैरिड मार्कअप, मैं दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 12%, लोन पर इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो जरा बताइए 12% इंटरेस्ट में किस पे लगाऊं, 25 मिलियन पर या 24.875 पर? स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट जो किस पे कैलकुलेट होगा, लाइबिलिटी पे कैलकुलेट करूंगा, फंड्स पे कैलकुलेट करूंगा? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट वैसे भी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है। अच्छा जी, पेबल सेमी एनुअली, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट हमारी जेब से जाएगा वो कहां से कहां तक जाएगा? अगस्त से स्टार्ट करें तो 6 महीने पूरे कहां होते हैं? जवाब दें। अगस्त से स्टार्ट करें तो 6 महीने पूरे कहां होते हैं? अगस्त से दिसंबर 5 महीने, और जनवरी 6 महीने। तो इट मींस पहला इंटरेस्ट हम पे करेंगे 1 फरवरी को, 6 महीने होने के बाद। द लोन कैरिड मार्कअप एट 12% पर एनम पेएबल सेमी एनुअली, 6 महीने पूरे होने के बाद, या तो एग्जैक्टली 6 महीने के एंड पर या 6 महीने पूरे होने के बाद। तो 31 जनवरी या 1 फरवरी को हम ये 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, यस और नो? जवाब दें। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8%। सरप्लस फंड इन्वेस्ट होते हैं सेविंग अकाउंट में कितने परसेंट पर? एट 8% पर एनम ऑन February 1, 2009. SIL paid 6 monthly interest plus 5 million towards principal. ठीक है जी, क्या बोल रहा है बेटा? आ गई 1 फरवरी की बात। तो क्या बोला उसने, 1 फरवरी को ना सिर्फ आपने 6 महीने का इंटरेस्ट पे किया है, बल्कि 5 मिलियन का प्रिंसिपल भी रीपे किया है, यानी आपने लोन भी वापस किया है, लोन भी रीपे किया है। तो अब सवाल ये कि अगर हमने लोन रीपे कर दिया तो हमारी लायबिलिटी में फिर 5 मिलियन से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यस और नो? बोलिए। तो 5 मिलियन से प्रिंसिपल रीपे करने के बाद हम पर लायबिलिटी कितने से बचेगी? 5 मिलियन से प्रिंसिपल रीपे करने के बाद हमारा लोन कितना रह जाएगा? तो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 25 मिलियन पे कैलकुलेट होगा या 20 मिलियन पर? सब जवाब दें। 20 मिलियन पर। बेहतरीन, कोई मसला यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। अच्छा जी, उसके बाद एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ SIL। तो SIL की एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, मतलब रनिंग फाइनेंस का मतलब क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। और हम जानते हैं आमतौर पे बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो जनरली इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए। 28 मिलियन क्या है? लिमिट है, लिमिट। यानी हम बैंक ओवरड्राफ्ट को, यानी हम इस फैसिलिटी से अपना बैलेंस किस हद तक नेगेटिव कर सकते हैं? 28 मिलियन लिमिट है। जरूरी नहीं कि हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव जो वो 28 मिलियन हो, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 28 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा जी, द मार्कअप accrued during the period, the period means during the substantial period, the markup accrued during the period of construction was 2.44 million. जो मार्कअप अक्रूड हुआ है कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान वो कितना है? 2.44 मिलियन। and the average outstanding balance during the period of construction was 25 million. तो जो मार्कअप अक्रूड हुआ है वो 2.44 मिलियन है, और
जो बैंक ओवरड्राफ्ट का एवरेज बैलेंस रहा है ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड वो कितना रहा है 25 मिलियन। तो आपको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का इंटरेस्ट भी दे दिया और उसका एवरेज बैलेंस भी दे दिया, और उसके बाद रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम बैंक बी, ये लिमिट है। द मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 मिलियन एंड द एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड वाज 20 मिलियन। तो जो बैंक बी से आपने फंड इस्तेमाल किए हैं उनका एवरेज लायबिलिटी का बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड कितना है 20 मिलियन, और उस पर ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड कितना इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है 3 मिलियन। तो इसका मतलब हमारे पास दो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है और दोनों रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का सब्सटेंशियल पीरियड से बिलोंग करने वाला इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल पीरियड से बिलोंग करने वाली लायबिलिटी आपको बता दी गई है। सिंपल करना क्या है आपको, इसके जरिए आपको वर्कआउट करना है कैपिटलाइजेशन रेट, ताकि जो पेमेंट्स आपने यहां से किए हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से उनके एक्सपेंडिचर्स पर आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकें बाय अप्लाइंग व्हाट, बाय अप्लाइंग व्हाट, जवाब दें बेटा, बाय अप्लाइंग व्हाट, रिस्पॉन्स प्लीज, बाय अप्लाइंग व्हाट, कैपिटलाइजेशन रेट, करेक्ट। ठीक है जी। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट, calculate the amount of borrowing cost to be capitalized on 30th June 2009 जो कि ईयर एंड है। तो क्लियर हो गया, ईयर एंड 30 जून है, और इसका मतलब ये हुआ कि ईयर एंड अगर 30 जून है तो पूरा का पूरा सब्सटेंशियल पीरियड फॉल करेगा सेम अकाउंटिंग पीरियड में, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी। और जो भी इसके ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसको अप्लाई करके आप क्या करें, रिक्वायरमेंट को देखें और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करें। 18 नंबर का सवाल आ चुका है पेपर के अंदर, अभी आपके पास इतने ज्यादा मार्क्स का सवाल नहीं आ सकता। ठीक है जी। तो मौजूदा सिनेरियो के अंदर आपके पास बोरिंग कॉस्ट सवाल जो है वो 8 से 9 नंबर का आ सकता है। 18 मार्क्स मिलना बड़ी मुश्किल बात है इस सवाल से, लेकिन ये माजी में आया हुआ सवाल है तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करें। जवाब दें बेटा सब लोग। तो रिक्वायरमेंट खाली देखें, क्या रिक्वायरमेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है? नो, रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। ठीक है। तो नाम क्या है बिजनेस का, स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइज एज ऑन 30 जून 2009। 30 जून पर ओवरऑल हमने कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है? ठीक है। तो आप चाहें तो इसको रुपीज इन थाउजेंड में रख दें मिलियंस के बजाय, कुछ आपको आसानी हो जाए, गलती कम हो। लेकिन अगर आप मिलियन में रखना चाहें तो मिलियन में रख सकते हैं।
सबसे पहले हमने क्या बोला, कमिटमेंट फी क्या कर दें, कमिटमेंट फी पूरी की पूरी बोरिंग कॉस्ट पे क्या करते हैं, इसको पूरा कैपिटलाइज कर दें। तो आपने 25 मिलियन का लोन लिया था, इसको हम रुपये दिन 25,000 लिखेंगे। 25,000 का निकालने आप 0.5%, 0.005, ठीक है, आधा परसेंट, तो 0.005 कितना आएगा बेटा, 125 आएगा। चेक करें सब लोग, 125,000 से कमिटमेंट फी जो है वो बोरिंग कॉस्ट के तौर पर हमने कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इसमें ऐड करें स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। इसमें से लेस करें क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है जी। और क्या ऐड करें, जनरल बोरिंग कॉस्ट। सबसे पहले आप एक काम कर लें, नंबर वन, वर्किंग नंबर वन कर लें ताकि आपके लिए चीज आसान हो जाए। यानी आप वर्किंग बना लें किसकी, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट की, जो कि बड़ी सिंपल वर्किंग होगी। वर्किंग नंबर वन, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब हमने लोन कब लिया था बेटा, 1 जनवरी को, 1 अगस्त को। 1 अगस्त 2008 से लेकर 31 जनवरी 2009 तक जो हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहा वो कितना रहा, 25 मिलियन। मुझे याद है कि अगस्त की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, लेकिन इंटरेस्ट हमें पे तो 6 महीने का करना है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के बताएं कितना बनता है। यानी 25 मिलियन पर 6 महीने का इंटरेस्ट क्या बना, सब कैलकुलेट करके बताइए। 1500, ठीक है जी। और हमें पता है, हमें 1 अगस्त 2008 से लेकर 31 अगस्त 2008 का जो कि 1 महीने का इंटरेस्ट है वो पे तो करना है लेकिन कैपिटलाइज नहीं करना। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, उसको मैं अलग कर रहा हूँ इसमें से, कि कैपिटलाइज नहीं करूंगा। कितना बेटा, 250, सही है। उसके बाद मजीद जो इंटरेस्ट है वो कहां से शुरू होगा बेटा, 1 फरवरी 2009 से लेकर 31 मई
प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया हमारा। अब 1 फरवरी को प्रिंसिपल रीपे करने के बाद हमने लाइब्रेरी पे की है ना 1 फरवरी को, याद है ना, क्वेश्चन अभी रीड किया हमने। तो 5 मिलियन से हमने प्रिंसिपल रीपे कर दिया। तो 5 मिलियन से प्रिंसिपल रीपे करने के बाद हमारा प्रिंसिपल कितना बचता है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.12। तो फरवरी से मई कितना वक्त बना बेटा, 5 महीने, 4 महीने। बताइए 20 मिलियन पर 4 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या बनेगा। जल्दी बताइए प्लीज। 800। सम कीजिए इसका। सम कीजिए। 2050। तो 2050 हमारी क्या है बेटा, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट जो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, ओके। यस बेटा जवाब दें। अच्छा जी, अब लेस करनी है इन्वेस्टमेंट इनकम, वो हम बाद में करते हैं। पहले हम वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, क्या, जनरल बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, जनरल बोरिंग कॉस्ट क्या था, क्या करना है अब आपने, वो एलोकेशन ऑफ फंड्स बनाना जरूरी है ना, कि भाई कब कौन सा एक्सपेंडिचर कहां से हुआ। डेट एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड्स जनरल फंड्स। कैपिटलाइजेशन रेट, पीरियड, एंड व्हाट, बोरिंग कॉस्ट। आप मुझे बताइए पहला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है, 1 सितंबर 2008 को। ठीक है, तो सोचना क्या है, 1 सितंबर 2008 को कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना हो रहा है बताइए, 1 सितंबर 2008 को कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। याद है क्वेश्चन अभी रीड किया आप सबने,
फर्स्ट सितंबर 2008 को 80 मिलियन खर्च हो रहा है। गुड। तो क्या फर्स्ट सितंबर 2008 को 80 मिलियन खर्च करने के लिए हमारे पास इस डेट पर स्पेसिफिक फंड मौजूद है? क्या स्पेसिफिक फंड मौजूद है हमारे पास? जवाब दें। इतना सफिशिएंट है कि हम उससे 80 मिलियन की पेमेंट कर दें? इतना इनफ है? यस है ना, इतना इनफ हमजा बेटा। 25 मिलियन का लोन लिया, उसमें से 125,000 की फी पे की, तो 24,875,000 का फंड अवेलेबल है इस डेट पर। यस और नो? है ना? तो इसका मतलब इतना इनफ है कि हम इससे ही पेमेंट कर देना। ठीक है, तो 80 मिलियन की पेमेंट कहां से दिखाई हमने? स्पेसिफिक फंड से। इसका मतलब ये हुआ कि पहली पेमेंट करने के लिए हमें जनरल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ी। ये बताइए फर्स्ट सितंबर को 24,875 में से 18,000 की पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितने फंड्स बचे? 24,875 उनके फंड्स अवेलेबल थे, जिसमें से 18,000 की पेमेंट कर दी है। तो अब हमारे पास फर्स्ट सितंबर को कितने फंड्स अवेलेबल हैं? 6,875। ऐसा ही है। ये हम क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। इस पे इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट होगी। तो ये 6,875 इन्वेस्ट रहेगा जब तक कि हम अगली पेमेंट ना करें। तो जरा बताइए अगली पेमेंट हम कब कर रहे हैं? अगली पेमेंट कर रहे हैं, जरा देखिए स्क्रीन पर। अगली पेमेंट है 15 मिलियन की। और कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? दिसंबर में कर रहे हैं, 1 दिसंबर को। तो ये अमाउंट जो 6,875 ये कब तक इन्वेस्ट रहा? फिर 6,875 कब तक इन्वेस्ट रहा? दिसंबर 1 तक। तो कितने मंथ्स हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना वक्त हुआ? 4 महीने, 3 महीने? 3 महीने। दिसंबर का तो पहला तारीख है ना यार। 3 मंथ्स। ऐसे ही है। तो इस पर 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम वर्कआउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जरूरत पड़ रही है फंड्स की दिसंबर 1 को। तो अगली डेट आ रही है क्या? अगली डेट आ रही है दिसंबर 1। तो 1 दिसंबर को हमने पेमेंट कितनी कर रही है? 15 मिलियन की। तो क्या हमारे पास स्पेसिफिक फंड्स में इतनी रकम मौजूद है कि हम पूरी पेमेंट स्पेसिफिक फंड से कर दें? क्या हमारे पास स्पेसिफिक फंड्स में इतनी पेमेंट अवेलेबल है कि हम पूरी पेमेंट स्पेसिफिक फंड से कर दें? तो हम अभी स्पेसिफिक फंड से कितना पे कर सकते हैं ज्यादा में ज्यादा? 6,875। तो 15 मिलियन में से अगर हमने 6,875 बेटा कहां से पे किया? स्पेसिफिक फंड से। तो बाकी रकम कितनी बनी ऊपर? जो इससे अब अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 8,000। 8,125 को पे करने के लिए हम किसको इस्तेमाल कर रहे होंगे? ठीक है, जनरल फंड्स को। इसका मतलब 15 मिलियन की पेमेंट करने के लिए हमने 6,875 तो एलोकेट किए स्पेसिफिक फंड्स को, बाकी अमाउंट एलोकेट किया किसको? जनरल फंड्स को। इसका मतलब क्या है? इस 8,125 पर जनरल बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। यस, करेक्ट। नेक्स्ट, अगली पेमेंट क्या आ रही है? सर अगली पेमेंट आ रही है फरवरी 1 को। और हमारे पास स्पेसिफिक फंड नहीं है मौजूदा। तो सारी की सारी पेमेंट कहां से होगी बेटा? जनरल फंड से होगी। कितनी पेमेंट हो रही है? 12 मिलियन की।
इस 12 मिलियन पे क्या होगा, जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। अच्छा, अब February 1 को कुछ और काम भी हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इसमें नई चीज ऐड होगी जो इससे पहले नहीं पढ़ी हमने कभी, और ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस में, स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखी हुई। ये एक चीज प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस आप देख लें किस चीज की इजाफी बात है, अगर इस पर अच्छी तरह गौर से देखिएगा। 1 फरवरी को कुछ और भी पे हो रहा है, जरा देख के बताइए क्वेश्चन। 1 फरवरी को कुछ और काम भी हो रहा है। 1 का सेकंड पैराग्राफ, 1 फरवरी को कोई और काम भी होने जा रहा है। बताइए सब लोग क्या। ये लाइन पढ़िए बेटा, लोन रिपेमेंट, सिर्फ लोन रिपेमेंट या 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। अच्छा जी, ओके। लोन कितने से रीपे हो रहा है, 5 मिलियन से, और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1500। ये हम क्या रीपे कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोन रीपे कर रहे हैं ना। ये हम क्या रीपे कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोन रीपे कर रहे हैं, और स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं। जवाब दें। तो फिर ये पे, इसको रीपे करने के लिए पैसा हमारे पास कहां से आ रहा होगा। इसको रीपे करने के लिए पैसा हमारे पास कहां से आ रहा होगा, ऑब्वियसली कहां से आ रहा होगा, जनरल फंड से आ रहा होगा। तो अब करना क्या है, अगर आप ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड, अगर आप ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड स्पेसिफिक लोन को रीपे करते हैं, तो उसकी रीपेमेंट और इंटरेस्ट को भी आप दिखाएंगे एलोकेशन ऑफ फंड्स के अंदर। ठीक है जी। अगर आप ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड स्पेसिफिक लोन को रीपे कर रहे हैं, तो उसकी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप कहां दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे बेटा, एलोकेशन ऑफ फंड्स में। ठीक है जी, क्यों दिखाएंगे अलग बात है, लेकिन अभी आप इसको फॉलो करें। ठीक है, तो जरा इसको देखिएगा गौर से। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं। कलर क्यों चेंज कर रहा हूं, इसलिए कि ये अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूं, ये अमाउंट तो लोन की तरफ एडजस्ट होगा, ये अमाउंट खुद कैपिटलाइज नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, इस पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। तो 1 फरवरी 2009 को हमने 5,000 रुपए पे किए टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, और 1500 रीपे किए टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। और ये पे करने के लिए हमारे पास कौन सा फंड अवेलेबल था, ऑब्वियसली जनरल फंड अवेलेबल था। तो सर जनरल फंड से तो हम और भी पेमेंट कर रहे होंगे, क्या हम सारी पेमेंट कंसीडर करेंगे, नहीं भाई। मैंने क्या बोला, अगर सब्सटेंशियल पीरियड के दौरान आपका स्पेसिफिक लोन अगर रीपे होता है, तो उसके रीपेमेंट को भी आप एलोकेशन ऑफ फंड्स में दिखाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है आपको, जवाब दे। उसके बाद अब पेमेंट, अगली पेमेंट क्या आपके पास, अगली पेमेंट कब है आपके पास, जून 1 2009 को, जो कि आउट ऑफ द सब्सटेंशियल पीरियड है। ठीक है ना, लेकिन वो पेमेंट तो कैपिटलाइज होगी। फर्स्ट जून 2009, ये भी पेमेंट कहां से होगी, ये पेमेंट भी करने के लिए पैसा हमारे पास कहां से आ रहा है, ऑब्वियसली हम किसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पर एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 2.1 फॉर व्हाट, कैपिटलाइजेशन रेट।
तो हम जरा कैपिटेशन रेट वर्कआउट कर लेना। क्या है कैपिटेशन रेट? पहले बैंक ओवरड्राफ्ट पर सब्सटेंशियल पीरियड में कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है? चेक कीजिए सब लोग। 2.44 और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 25। और 3 एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है उसका? 20। ठीक है जी, क्या करेंगे आप? $2.44 इंटरेस्ट प्लस 3 इंटरेस्ट, 25 मिलियन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, 20 मिलियन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। इनको प्लस करें, आपस में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। क्या मिल जाएगा बेटा आपको? कैपिटेशन रेट, एवरेज इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन। बताइए क्या आंसर आता है? 2.44 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 20 यानी कि 45। तो 5.44 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। क्विक रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स करें सब लोग बेटा, क्या आंसर आता है? बोलिए। एग्जैक्ट 12.1 आ रहा है? एग्जैक्ट या कोई राउंड वैल्यू है? सब लोग वेरीफाई करें क्या आंसर आ रहा है। 12.09 राउंड करें तो। ओके, यहाँ अब आप क्या करते जाइए, 12.09%, 12.09%, 12.09%, 12.09% एंड 12.09%। अब हिसाब लगाइए, दिसंबर 2008 से लेकर मई 31 कितना बना, यानी 8,125 के एक्सपेंडिचर को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला? 8,125 के एक्सपेंडिचर को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला? ये दिसंबर से मई तक आओ ना बेटा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। दिसंबर टू मई कितना वक्त हुआ? 6 महीने होंगे मेरे ख्याल से। तो 8,125 का 12.9% निकालकर उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दीजिए। ठीक है जी, 491। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 12,000 का निकालिए 1 फरवरी को। तो फरवरी थर्ड पेमेंट हुई है ना फरवरी को बेटा, सेकंड पेमेंट जो हुई है वो दिसंबर को हुई है। किसका कह रहे हैं आप? 8,125 का कह रहे हैं या 12,000 का बोल रहे हैं? 8,000 वाली पेमेंट जो है वो दिसंबर को हुई है। दिसंबर को हमने पेमेंट की 15 मिलियन की,
जिसमें से पार्ट हमने पे किया था स्पेसिफिक लोन से और पार्ट हमने पे किया था जनरल लोन से, जनरल फंड से। तो ये तो 15 मिलियन वाली पेमेंट है, ये दो हिस्सों में टूटी हुई है ना, क्योंकि 15 मिलियन पे करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लोन में जो स्पेसिफिक फंड था वो कम था, तो बकाया रकम हमने 1 दिसंबर को कहाँ पे की बेटा, कहाँ से पे की? बकाया रकम हमने 1 दिसंबर को पे की जनरल फंड से। तो दिसंबर से मई तक काउंट करो, कितना वक्त बनेगा बेटा? 6 महीने बनेंगे ना। हाँ, उसके बाद जो 12,000 की पेमेंट है वो हुई है अब कहां से? वो कहां से हुई है? जनरल फंड से। कब हुई है? फर्स्ट फरवरी को। अब काउंट करो, फरवरी से मई कितना वक्त बनता है? फरवरी 1 मंथ, मार्च 2 मंथ, अप्रैल 3 मंथ और मई कितने मंथ्स हुए? 4 मंथ्स हुए कि नहीं हुए? जवाब दें। सही है। तो क्या कर दिया आपने इसको? 4/12 कर दिया। क्या आंसर आया? 483.6। तो राउंड कर दें, कितना बनेगा? 484। उसके बाद 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.09% मल्टीप्लाइड बाय 4/12। तो ये भी फरवरी से 31 में काउंट करें। हाँ जी। तो 5,000 पर निकालें, 5,000 का निकालें 12.09% मल्टीप्लाई बाय 4/12 कितना बनेगा? 201.5। कंफर्म? एग्जैक्ट? 5 से अबव कुछ है, 5 से नीचे है? 5.5 एग्जैक्ट है या आपने कोई राउंडिंग की है? एग्जैक्ट। तो इसको फिर आप राउंड करके 202 लिख दें। 202। अगर हम राउंड कर रहे हैं तो फिर इसको 202 लें आप राउंड करके, ठीक है। अच्छा, 1500 का निकालें आप, 1500 का 12.09% निकालें। मल्टीप्लाई बाय 4/12 करें, क्या बनेगा? इसको राउंड करके कितना लें आप? 60 लें, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या जनाब? 9,000 की पेमेंट जो है वो आउट ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड है। 9,000 की पेमेंट पे अगर आप लगाएंगे 12.09%, लेकिन इसको मिलने वाला सब्सटेंशियल पीरियड कितना है? 0 है। जब आप 0/12 करेंगे तो उसका आंसर क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। अब आप जरा जनरल बोरिंग कॉस्ट का टोटल अमाउंट क्या कर लें, वर्कआउट कर लें। कितना? 1,237। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, वर्किंग नंबर 3 भी कर लेते हैं और इंटरेस्ट इनकम निकाल लेते हैं, लास्ट वन। ठीक है जी। वर्किंग नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है जी, क्या है इन्वेस्टमेंट इनकम? देखो भाई, सिंपल सी बात है, लोन कब लिया? दोबारा रिकॉल करूं मैं, बार बार मुझे आपको रिकॉल करवाना पड़ रहा है। स्पेसिफिक लोन कब लिया?
क्विक रिकॉल 1 अगस्त को, तो बेटा 1 अगस्त को ही फंड्स अवेलेबल हो गए थे। फर्स्ट अगस्त 2008 को फंड्स अवेलेबल हो गए थे, और 1 अगस्त 2008 से लेकर 31 अगस्त 2008 तक हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल थे? 24,875। इन्वेस्टमेंट का रेट कितना है? सरप्लस फंड आर वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8%। तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त पर हमने इंटरेस्ट निकाला 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12। ये अगस्त का जो इंटरेस्ट इनकम है वो सब्सटेंशियल पीरियड से बाहर फॉल करता है, लिहाजा इसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको हम इनकम मान लेंगे और ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सब चीजें जिन पे आपको गौर करना चाहिए मैं करवा रहा हूँ, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ जो कि मेरी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, इसको 166 कर दे राउंड करके, सही है ना? अच्छा, इस 166 को मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से एडजस्ट नहीं करूंगा, इस 166 से मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटल रिड्यूस नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको अलग से इनकम ट्रीट करने जा रहा हूं। यस और नो बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि अगस्त सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है। तो फिर सब्सटेंशियल पीरियड कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 2008 से, और 1 सितंबर 2008 को मेरे पास फंड्स कितने अवेलेबल थे? 24,875, जिसमें से मैंने कितना खर्च कर दिया? 18 मिलियन। तो मेरे पास जो फंड्स रह गए वो रह गए 6,875 के। तो 1 सितंबर को 6,875 के फंड्स अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कब तक? जब तक मैं दूसरी पेमेंट ना कर दूं। और दूसरी पेमेंट कब है? 1 दिसंबर को। तो यानी 30 नवंबर तक मेरे पास फंड्स अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। कितने? 6,875 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और नवंबर पूरा, 3 डिवाइडेड बाय 12। 6,875 कितना बेटा? 137.5। ओके, तो आपने उसकी राउंडिंग आगे की है तो इसकी राउंडिंग भले आप पीछे कर दें। ऐसे अगर इसको आगे राउंड करूंगा तो बनेगा 138, लेकिन अगर इसको मैं 137 मानूं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर आगे राउंडिंग की। ठीक है, दोनों का अगर सम मिला के लेंगे तो राउंडिंग पीछे हो जाएगी। 137। तो वैसे तो इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है, लेकिन जो बोरिंग कॉस्ट से एडजस्ट हो रही है वो कितनी हो रही है? सिर्फ 137। तो जरा आइए 1,237 और 137 को हम लाते हैं यहाँ पर। तो बेटा 137 हमने यहाँ से लेस किया बतौर व्हाट? इन्वेस्टमेंट इनकम, और 1000 हमने 237 क्या किए? ऐड किए बतौर जनरल बोरिंग कॉस्ट। तो जरा बताइए हमने टोटल कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की? टोटल कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की? सम कर दें सब लोग बेटा। $3,275 ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज है, एक्सपेंडिचर इसके अलावा है। तो ये वैसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन आप जानते हैं मैं तो आपसे इजाफी चीजें करवाता हूँ। तो मैं चाहूंगा आप मुझे इसका एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बना के दें, मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बना के दें, मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसकी एंट्रीज बना के दें। अब लोन रीपे को भी शामिल करें, लोन लेने की एंट्री भी बनाएं, जवाब दें। कर लेंगे?
हो जाएंगी एंट्रीज? देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, तो जब एंट्रीज बना लें तो फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कीजिएगा खुद से। अच्छा, अब इसको मुख्तलिफ तरीके से, फर्ज करें बीच में ईयर एंड आ गया। ईयर एंड कहाँ पर आया सर? 31 दिसंबर पर। तो अगर 31 दिसंबर पे ईयर एंड आ गया तो फिर 31 दिसंबर तक की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 31 दिसंबर तक की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो ऐसे भी सोचें कि अगर ईयर एंड 30 जून नहीं होता और 31 दिसंबर होता, तो 31 दिसंबर पर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कुछ रिपोर्ट करता। इस तरह भी सोच सकते हैं। हो जाएगा सबसे क्वेश्चन बेटा? ठीक है, तो वो जो मैंने लोन रीपे किया है सब्सटेंशियल पीरियड के दौरान, उसकी मैंने जो इलेक्शन दिखाई है, उस पर मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक मैं किसी और पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर, किसी और क्लास में। ठीक है जी। फिल वक्त अगर आप इतना याद रखेंगे कि अगर सब्सटेंशियल पीरियड के दौरान स्पेसिफिक लोन रीपे हो रहा है तो उसको भी एलोकेशन ऑफ फंड्स में दिखाना है आपने, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके बेटा, तो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं है? इसको एंड कर रहा हूं मैं। अल्लाह हाफिज, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे।